बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड में 46 को। नर्वस सिस्टम बहुत ही यूनिक चीज है जो कि हर मिनट में मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही होती है। नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शनिंग यूनिट होता है एक न्यूरॉन। सीएनएस के अंदर 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन को लाने के लिए हमारे पास मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए एक सिंगल एक्सॉन होता है। अलबत्ता उस एक्सॉन की ब्रांचेस हो सकती हैं। जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है उसको हम कहते हैं एक साइनेप्स। साइनेप्स हमेशा वन वे ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि सिग्नल को एक्सॉन से डेंड्राइट में भेजते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी भी नहीं भेजते। तो ये वन वे ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सिग्नल्स को भेजते हैं। फिर नर्वस सिस्टम का हमारे पास सेंसरी पार्ट भी आता है, मोटर पार्ट भी आता है। सेंसरी पार्ट को देखें तो हमारे पास बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिस तरह ऑडिटरी रिसेप्टर्स हो गए, आईज के रिसेप्टर्स हो गए, टेक्टाइल रिसेप्टर्स हो गए, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंसेशंस को लेकर नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स तक लेके जाते हैं। अब नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स तक सेंसेशन पहुंचती है? स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसेशन पहुंचती है हर लेवल पे। फिर इसी तरह रेटिकुलर सब्सटेंस तक, यहाँ पे दरमियान में रेटिकुलर सब्सटेंस होता है, रेटिकुलर सब्सटेंस तक, फिर मेडुला तक, पॉन्स तक, मेसेंसेफेलॉन तक, ऊपर ब्रेन तक, इन सारे जगहों तक सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके बाद ब्रेन जो होता है वो कोई भी जो एक्टिविटी करवाता है उसको हम कहते हैं मोटर सिस्टम या मोटर एक्टिविटी। तो ये के बाद किस तरह की एक्टिविटी करवाता है? स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोई ना कोई सिक्रेशन करवा सकता है। तो हमारे पास बहुत सारी मोटर एक्टिविटीज होती हैं जिनके इफेक्टर दो ही हो सकते हैं, या तो कोई ना कोई मसल की टाइप होगी या कोई ना कोई ग्लैंड की टाइप होगी। जाहिर बात है जब मोटर नर्वस सिस्टम अपना काम करवाता है साथ ही साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है। मोटर एक्टिविटी कौन कौन से एरियाज करवा सकते हैं भाई? कुछ ना कुछ मोटर एक्टिविटी स्पाइनल कॉर्ड भी करवाती है, ब्रेन स्टेम वगैरह से भी हो सकती हैं। इसी तरह से बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सारे कोई ना कोई मोटर एक्टिविटी को इनिशिएट करवा सकते हैं। अच्छा जी, जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है तो मोटर सिग्नल भेजने से पहले उस सेंसरी सिग्नल को पहले इंटीग्रेट करते हैं। 99% ऑफ द सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हम वेस्ट कर देते हैं भाई, वो इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। आपकी गाड़ी गुजरी थी, साथ आपने किस गाड़ी को देखा, किसी ने बात की, वो क्या बात की, ये सारी बातें होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, और इनमें से चंद चीज़ें होती हैं जिनके नतीजे में हम कोई ना कोई मोटर फंक्शन करते हैं। तो ये सारा हमारा इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है, यानी कि सोचना और प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन को। डन। तो अदर रोल ऑफ साइनेप्स इन प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन। साइनेप्स बेसिकली प्रोसेस कर देख रहा होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक भेजना है, साइनेप्स क्या क्या कुछ कर सकता है। नंबर एक तो बात यह है कि यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये मुख्तलिफ, ये एक्सॉन है ना, एक न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन है, ठीक है, ये आगे सिनेप्स बने हुए हैं, इस न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन आ गई। आगे हो जाता है किसी साइड का सिनेप्स हो वो नखरे करे, उससे इन्फॉर्मेशन जाए, ये वाला आराम से ले जाए तो चली जाए। तो सिनेप्स जो होता है वो इम्पल्स के में डिफिकल्टी कॉज कर देते हैं, नंबर एक चीज़। नंबर दो, हो सकता है ब्रेन के कुछ सिनेप्स जो होते हैं वो इनहिबिटेड हो, यानी कि इस साइड पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा आराम से ना, या चलो इस साइड के इनहिबिट कर देते हैं, इस साइड के इनहिबिटेड हो, जबकि इस साइड का जो सिनेप्स है वो एक्साइटेड हो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बड़े आराम से आ जाए। तो सिनेप्स की इनहिबिशन और एक्साइटेशन या फैसिलिटेशन और इनहिबिशन वगैरह भी हो सकती है। उसके अलावा सिनेप्स का एक सिलेक्टिव एक्शन भी होता है, किसी इंपल्स को वो आने देंगे, किसी इंपल्स को वो नहीं आने देंगे। तो इन सारी चीज़ों के तहत हम कहते हैं सिनेप्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं किस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के किस एरिया तक पहुंचाना है। ये हमारे सिनेप्स बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेमोरी में भी सिनेप्स रोल प्ले करते हैं। किस तरह से रोल प्ले करते हैं? जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अच्छा पहले जो बात स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पे? मेमोरी ज़्यादातर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है, थोड़ी बहुत बेसल गैंग्लिया में भी होती है। होता क्या है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आगे गुजरती है तो वो जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते के सिनेप्स उस इन्फॉर्मेशन से ताल्लुक बना लेते हैं। जब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वही सिनेप्स फैसिलिटेटर होते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा आराम से अपने थ्रू गुजारते हैं और वो ट्रैक पक्का होता चला जाता है। तो हमें पता याद रह जाती है बात, यानी कि पूरा वो ट्रैक बन जाता है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो इस रास्ते से गुजरी थी। दोबारा जब आप उसको रिकॉल करना चाहोगे तो इधर हल्का सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और चूंकि वो वाले सिनेप्स जो हैं वो उस रास्ते से मानूस हुए हुए हैं तो सिग्नल उसी रास्ते से गुजरेगा और हमें पता चल जाएगा भाई ये वाली बात थी, ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, ये वाली चीज़ सेंसेशन आई थी और वो चीज़ हमारी याद हो चुकी होती है। मेजर लेवल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, स्पाइनल कॉर्ड लेवल, लोअर ब्रेन लेवल और फिर कॉर्टिकल लेवल। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी कुछ बेसिक इसके अंदर सर्किट्स बने हुए होते हैं कि भाई इस सर्किट को एक्टिवेट करेंगे तो टांग यू मूव हो जाएगी वॉकिंग के लिए। इसी तरह कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए आपको पता है जब जैसे ही पेन फील होती है तो स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगा उसको वापस खींच लो। अब ये सर्किट बना हुआ है कि जब भी यहाँ पे हीट लगेगी उंगली को पीछे खींच देना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें फीड हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड उन फीड हुई हुई चीज़ों को ही कर रहा होता है। नंबर 2, लोअर ब्रेन एरियाज, ये आपकी बहुत सारी सब कॉन्शियस एक्टिविटीज जो चीज़ हम साइकिल तौर पर धक्का देता है, आप कदम चलते हैं और आपका गिरते नहीं है, इक्विलिब्रियम को आपने कंट्रोल कर लिया है। इसी तरह फीडिंग रिफ्लेक्सेस, खाने को देख के मुंह में पानी आ गया, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप सोच के नहीं कर रहे होते लेकिन खुद ब खुद हो रही होती हैं। इस तरह की सब कॉन्शियस चीज़ों को लोअर ब्रेन लेवल, यानी कि ये ब्रेन स्टेम हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, लिम्बिक सिस्टम, सेरिबेलम, ये लोअर ब्रेन एरियाज इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और आखिर में आता है हमारे पास सेरिब्रम या कॉर्टिकल लेवल। ये कॉर्टिकल लेवल क्या करता है? पहली बात तो ये जो चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड में फीड हुई है ना, ये ऑर्डर करेगा कि भाई इस वक्त वॉक करवाओ, इस वक्त ये काम करो, इस वक्त ये काम करो। इसके बाद चलो ये सर्किट फीड हुआ है ना कि भाई ये सर्किट है वॉक वाला, ये सर्किट है ये वाला,
वाला। किस वक्त क्या चीज़ करवानी है, नंबर 1 वो कॉर्टिकल भेजता है, कॉर्टेक्स भेजता है, या आप कह लो सेरिब्रम भेजता है। नंबर 2 मेमोरी, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये भी सेरिब्रम का काम है। नंबर 3 थॉट प्रोसेस, चीज़ों को सोचना, किस काम को कब करवाना है, ये जो भी थिंकिंग होती है वो भी आपके पास हायर ब्रेन एरियाज का काम होता है। फिर नर्वस सिस्टम को कंप्यूटर से कंपेयर कर रहे हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस का बड़ा अहम रोल है। क्यों जी, हमने आपको बताया था ट्रांसमिशन जो होती है, हो सकता है ट्रांसमिशन जा रही थी, यहाँ पे ब्लॉक हो गई, हमने आगे गुजरनी नहीं दी। और ये भी हो जाता है कि एक सिग्नल आया था, एक सिग्नल के नतीजे में आगे हमने बार बार ट्रांसमिशन भेजी, इस न्यूरॉन ने देखा कि ये सिग्नल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आगे रिपीटेड इंपल्सेस भेजी। तो हम एक किसी इंपल्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं, आगे रिपीटेड इंपल्सेस भी भेज सकते हैं। और ये न्यूरॉन देख सकते हैं यहाँ से एक इंपल्स आ रही है, यहाँ से एक इंपल्स आ रही है, और इन दोनों इंपल्स का मतलब मिला जुला के समझ जाए कि भाई ये तो कोई बहुत ही अहम एक्टिविटी हो रही है, कि मुझे सुनाई दे रहा है सांप की आवाज़ और हाथ पे आ रही है सांप की फीलिंग, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके ये आगे सिग्नल बहुत सारे भेज दे। तो ये जो सारे काम है, इंपल्स को ब्लॉक करना, इंपल्स के आगे रिपीटेड इंपल्सेस बनाना या इंपल्सेस को इंटीग्रेट करना, ये सारे सिनेप्सिस के फंक्शंस होते हैं। ओके बात, सिनेप्सिस के मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं केमिकल सिनेप्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। जो केमिकल सिनेप्स होते हैं उनमें, अच्छा पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। केमिकल सिनेप्स में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सिंपली गैप जंक्शन होती हैं, यानी कि दोनों न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। आयंस एक तरफ से दूसरी तरफ और इस तरफ से इस तरफ जा सकते हैं। सही के बाद तो डिफरेंसेस की बात की जाए तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में गैप जंक्शन होती हैं, केमिकल सिनेप्स में गैप जंक्शन नहीं होते। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इन्फॉर्मेशन 2 वे होती है, यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, जबकि केमिकल सिनेप्स में 1 वे होती है, सिर्फ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में ही जा सकती है। केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते। केमिकल सिनेप्स में थोड़ा बहुत टाइम लगता है जिसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कोई टाइम नहीं लगता, कोई सिनेप्टिक डिले नहीं हो रहा होता। केमिकल सिनेप्स में यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगी, यहाँ पे कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होगी। तो ये हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लिए। आगे देखते हैं फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द सिनेप्स। सिनेप्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ उन्होंने। हमारा एक जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन की बॉडी को हम सोमा कह रहे होते हैं, और जो ये होते हैं उनको हम डेंड्राइट्स कह रहे होते हैं, ये जो आगे निकल होते हैं उसको हम एक्सॉन कह रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं। सेल पे जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है वो ज़्यादातर, मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिखाई हुई थी, ये देखो ये सेल है ना, तो बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ रहे हैं जो कि इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। 85% ऑफ द नर्व फाइबर्स डेंड्राइट्स पे लग रहे होते हैं, और चंद नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली सेल बॉडी तक इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे होते हैं, सोमा तक इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप बहुत सारी जगहों से रही होती है, लेकिन जा सिर्फ एक सिंगल एक्सॉन से रही होती है। ये वाली बात यहाँ पे डिस्कस की हुई थी। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो हमारे प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के एंड पे ये जो टर्मिनल है सिनेप्स, ये सिनेप्स है ना, तो सिनेप्स का जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है ये एक्साइटेटिव व्यूज होते हैं, यानी कुछ ऐसे टर्मिनल्स होंगे जो जब एक्सपोनेंशियल आएगा तो आगे एक्साइट करेंगे, और इनहिबिटरी व्यूज होते हैं, यानी कि ऐसे टर्मिनल्स जो जिनको जब सिग्नल मिलेंगे तो ये आगे वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे। तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल दोनों तरह के हो सकते हैं। अच्छा जी, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एक्साइटेटरी हो गए। इन्होंने इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन और इस तरह के काम यहाँ पे किए जा सके। फिर आता है हमारे पास ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, रोल ऑफ कैल्शियम आयंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता बेसिकली क्या है, जब यहाँ पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है, ये बेसिकली एक सिनेप्स है, ठीक है, ये एक्सॉन नॉब है। जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आता है तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और इस क्लेफ्ट में से कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जाती है। जब कैल्शियम सेल के अंदर जाती है तो ये कैल्शियम यहाँ पे मौजूद खास किस्म की रिलीज साइट्स पे लग जाती है, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिलीज साइट्स होती हैं। जब कैल्शियम रिलीज साइट्स पे लगती है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल आके लगती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। तो ये हमने देखा एक्शन पोटेंशियल के आने से न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से रिलीज होता है, इसमें रिलीज साइट्स वगैरह का हमने रोल देख लिया। एक दफा में 1-2 वेसिकल्स रिलीज होंगी, तो इसलिए हम बार बार इंपल्स को भेजते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वेसिकल्स होती हैं। हाँ, अगर कोई आपने 10,000 दफा इंपल्स भेजे तो फिर वेसिकल्स खत्म होना शुरू हो जाए, वो हमारे पास सिनेप्टिक फटीग हो जाएगी। हम कहेंगे भाई मजीद इंपल्स को हम नहीं भेज देते, जितने वेसिकल्स सारे रिलीज कर दिए। जाहिर बात है वेसिकल को दोबारा बनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना भाई। ऑलराइट जी, फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक यानी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके किसी ना किसी रिसेप्टर पे लगेगा ना, तो ये जो रिसेप्टर होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाइंडिंग कंपोनेंट जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होता है, और एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट जो कि सेल के अंदर होता है, जो कि कोई ना कोई एक्शन करवाता है। क्या एक्शन करवा सकता है? या तो ये रिसेप्टर के ऊपर जब न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा तो ये रिसेप्टर किसी ना किसी आयन चैनल को ओपन करवा देगा। ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, या फिर ये रिसेप्टर किसी ना किसी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और अंदर के मेटाबॉलिक चेंज लेके आएगा। ऐसे रिसेप्टर्स को हम कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स रैपिड होते हैं, जल्दी काम करते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स स्लो होते हैं, देर से काम करते हैं। अगर आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स कैटाइन चैनल्स को ओपन करेंगे, यानी कि सोडियम चैनल्स को ओपन करेंगे, तो वो हमेशा एक्साइटेशन कॉज करवाते हैं इस न्यूरॉन के। और अगर आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स एनाइन चैनल्स ओपन करेंगे, यानी कि क्लोराइड के चैनल्स ओपन करेंगे, तो वो हमेशा इनहिबिशन करवाएंगे इस न्यूरॉन की। सही है बात। तो यानी कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये
एक्साइटेटरी भी हो सकती हैं, रिसेप्टर्स इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होंगे जिन पर जब न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा तो वो सोडियम चैनल खुलवाएंगे, एक्साइटेशन करवा देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिन पर जब न्यूरोट्रांसमीटर लगेगा तो वो क्लोराइड चैनल्स खुलवाएंगे और इनहिबिशन करवा देंगे। अब बताइए, याद रखिएगा जो भी चैनल होते हैं वो अपने पर्टिकुलर आयन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी होती है ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द साइज, ड्यू टू द हाइड्रेशन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्पेसिफिसिटी होती है, वो इधर उधर की चीज़ों को नहीं आने देते। फिर वो करें फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड, यानी कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है मिली सेकंड्स के अंदर अंदर ये आपके पास रिलीज होगा और मिली सेकंड्स के अंदर अंदर ये इसके ऊपर अटैच भी हो जाएगा और फिर ये आगे एनोट्रोपिक रिसेप्टर मिली सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर ये अपना काम करवा देगा। अगर इसने एक्साइड करना होगा तो एक्साइड कर देगा, इनहिबिट करना होगा तो इनहिबिट कर देगा। सही होगी बात। तो ये तो हो गया एनोट्रोपिक रिसेप्टर्स पे। देखते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर पे जब भी न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है वो किसी ना किसी सेकंड मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करवाता है। एक मशहूर ज़माना एग्जांपल है सेकंड मैसेंजर सिस्टम की जी प्रोटीन सिस्टम। ये जो जी प्रोटीन होती है इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जब न्यूरोट्रांसमीटर आके लगता है तो ऐसी कन्फर्मेशन चेंज होती है कि अल्फा सब यूनिट के ऊपर जीडीपी की बजाय जीटीपी लग जाती है। जैसे ही जीटीपी लगती है तो अल्फा सब यूनिट सबसे बेवफाई करता है और ये आगे चल पड़ता है। ये आगे चल के बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आयन चैनल्स को ओपन करवा सकता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन करवा सकता है, ये किसी एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ये जो भी चेंजेस करवाएगा वो सारी थोड़ी कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म होंगी। आप कहोगे कि भाई आयन चैनल्स को तो एनोट्रोपिक ने भी ओपन करवाया था, ये भी ओपन करवा सकता है, लेकिन ये जब ओपन करवाएगा तो ये थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा स्लोली ओपन करवाएगा और काफी देर के लिए ओपन करवाएगा। सही के बाद तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू ये 4 काम करवा सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब हम कहते हैं कि जी अगर कोई भी ये 4 काम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर जो भी रिसेप्टर होता है, कुछ रिसेप्टर्स हमने कहा था एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं। तो जो एक्साइटेटरी होते हैं वो किस तरह से एक्साइटेशन करवाते हैं इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, और जो इनहिबिटरी होते हैं वो किस तरह से इनहिबिशन करवाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जो एक्साइटेटरी होते हैं वो एक्साइटेशन करवाते हैं सोडियम चैनल्स को ओपन करके ताकि सोडियम की इन्फ्लक्स हो, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल्स को क्लोज करके ताकि पोटेशियम बाहर ना जाए और क्लोराइड अंदर ना आए। सही बात। और तीसरा मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लेके आते हैं। हो सकता है एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी तादाद को, सॉरी एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ा दें, इस तरह की मेटाबॉलिक चेंजेस लेके आ जाएं। सही के बाद फिर देखते हैं अगर इनहिबिशन करनी है तो क्या करते हैं। इनहिबिशन करनी है तो क्लोराइड चैनल्स को ओपन करते हैं ताकि नेगेटिव क्लोराइड अंदर आए और अंदर मजीद नेगेटिविटी हो जाए। पोटेशियम चैनल्स को भी ओपन करते हैं ताकि पॉजिटिव पोटेशियम बाहर जाए और अंदर मजीद नेगेटिविटी हो जाए, इनहिबिशन हो जाएगी। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिसेप्टर एंजाइम्स की एक्टिवेशन की जाती है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होगी जिसकी मदद से इनहिबिशन की जाएगी। फिर आते हैं हमारे पास जनाबे वाली ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तकरीबन 50 न्यूरोट्रांसमीटर को हम जानते हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिंग ट्रांसमीटर्स, जितनी भी आपके पास रैपिड ट्रांसमिशन हो रही है ना उसमें यही इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बने हुए न्यूरोपेप्टाइड्स के बने हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करवाते हैं। वैसे कुछ हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, इनका हम बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानते। सबसे पहले स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव ट्रांसमीटर्स होते हैं, ये हमारे पास इस एक्सॉन नॉब के अंदर ही सिंथेसिस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी। यहाँ पर सिंथेसिस होते हैं, जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये यहीं से रिलीज हो जाएंगे। ओके ओके बात। अच्छा जी, फिर आगे वो ये बात बता रहे हैं कि जब ये रिलीज होते हैं तो ये जो वेसिकल थी, ये वेसिकल ज़ाया नहीं होती, बल्कि इस वेसिकल की मेम्ब्रेन दोबारा फोल्ड होकर दोबारा से वेसिकल बन जाती है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल रैपिडली एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर की जो वेसिकल्स है वो रिसाइकिल हो जाती है। सही की बात। इसी तरह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने रिलीज किया था, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी रिसाइकिल होता है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे एक स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जो कि कोलिन और एसिटाइल को एक की मदद से बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये एक्सॉन नॉब के अंदर बन गया। जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आते साथ ही कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है जो कि उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके दोबारा कोलिन और एसिटेट बन गया। इस कोलिन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यानी कि एटीपी को इस्तेमाल करके वापस रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। तो जो मेम्ब्रेन थी सिनेप्टिक वेसिकल की उसको भी हमने रिसाइकिल कर लिया और कोलिन को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे हम दोबारा एटीपी की मदद से बना लेंगे एसिटाइल को एसिटाइल कोलिन और दोबारा से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा स्मॉल मॉलिक्यूल की ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर ली है। अब हम स्मॉल मॉलिक्यूल वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स देखते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। एग्जाम्पल है हमारे पास एसिटाइल कोलिन लार्ज पिरामिडल सेल से रिलीज हो रहा होता है, बेसल गैंग्लिया से रिलीज हो रहा होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो कि स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं वहां से रिलीज हो रहा होता है। उसके अलावा प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन से भी रिलीज हो रहा होता है। इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। सही। नंबर 2 नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज हो सकता है और लोकस रिलीज से रिलीज हो सकता है। इसका हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है आमतौर पे, कुछ जगहों पे इनहिबिटरी भी होगा।
नंबर 3 डोपामिन सब्सटेंस नाइग्रा से रिलीज होता है और इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। नंबर 3 ग्लाइसिन स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है और इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। नंबर 4 गाबा, गाबा हमारे पास बेसल गैंग्लिया से, सेरिबेलम से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। नंबर 5 ग्लूटामेट, ये जो सेंसरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं प्री साइनेप्टिक सेंसरी न्यूरॉन से रिलीज हो रहा होता है और ये एक्साइटेटरी इफेक्ट रखता है। सेरोटोनिन ये मीडियम रेफे ऑफ द ब्रेन स्टेम से रिलीज होता है और ये आमतौर पर सेंसरी पाथवेज वगैरह में और हाइपोथैलेमस में जा रहा होता है, ये भी इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है। निट्रिक ऑक्साइड एक गैसियस न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्लोज नहीं होता, बल्कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है ये फौरन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है, यानी उसी वक्त बनाया जाता है और साथ ही रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद ये दोबारा रीअब्सॉर्ब वगैरह नहीं होता, बल्कि ना ये ब्रेक होता है, बल्कि ये साथ के इर्द गिर्द के न्यूरॉन्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। तो ये काफी डिफरेंट हो गया, इसका रिलीज भी डिफरेंट है, मतलब इसकी सिंथेसिस डिफरेंट है, इंस्टेंटेनियसली हो रही है, इसका रिलीज डिफरेंट है, वेसिकल्स के बगैर वैसे डिफ्यूज हो जाता है, और इसका जो इंजाम है वो भी डिफरेंट है कि ये इर्द गिर्द के न्यूरॉन्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास न्यूरोपेप्टाइड्स। ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं इनको अगर देखा जाए तो ये एक्सॉन नॉब में नहीं, बल्कि ये हमारे पास यहाँ पे सिंथेसाइज सेल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। होता बेसिकली क्या है, राइबोसोम बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बनाती हैं, ये प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइमेटिकली इनको ब्रेक करता है और ब्रेक करके न्यूरोपेप्टाइड्स बन जाते हैं। ये न्यूरोपेप्टाइड्स फिर हमारे पास गोल्जी अपरेटस बन जाते हैं, गोल्जी अपरेटस इनको वेसिकल्स में इनक्लोज कर देता है, फिर ये वेसिकल्स एक्सॉन के फ्लो के थ्रू यानी एक्सोनल स्ट्रीमिंग के थ्रू होते हुए पहुंच जाते हैं एक्सॉन नॉब तक, फिर जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये रिलीज हो जाएंगे। अब चूंकि इनको बनाना बड़ा मुश्किल काम था, तो ये हमारे पास क्वांटिटी में बहुत थोड़े बनते हैं, लेकिन आप टेंशन नहीं लेनी, ये हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं, तो ये थोड़े होने के बावजूद भी अपना एक्शन कर लेते हैं और इनके जितने भी एक्शन होंगे ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होंगे, ज़्यादा देर तक काम करेंगे। उसके अलावा एक और फर्क ये भी है, जो रैपिडली एक्टिंग थे उसकी हमने कहा था वेसिकल थी वो रिसाइकल हो गई थी, जबकि इनकी वेसिकल जो है वो ऑटोलाइज हो जाती है। डिफरेंसेस की बात की जाए तो न्यूरोपेप्टाइड जो होते हैं वो सेल बॉडी में बन रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे थे। न्यूरोपेप्टाइड जो होते हैं वो गोल्जी अपरेटस में उसकी ये वेसिकल्स बनाती हैं, इनकी वेसिकल्स इधर मेम्ब्रेन से बन जाती हैं। तो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं वो थोड़ी क्वांटिटी में बनते हैं, जबकि स्मॉल वाले ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। न्यूरोपेप्टाइड ज़्यादा पोटेंट होते हैं, स्मॉल वाले थोड़े पोटेंट होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड के जो वेसिकल्स हैं वो ऑटोलाइज हो जाते हैं, स्मॉल वाले के वेसिकल्स जो थे वो रिसाइकल हो गए थे। न्यूरोपेप्टाइड जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करवाते हैं, स्मॉल वाले जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एक्शन करवाते हैं। सही की बात। फिर वो ये बात कर रहे हैं कि न्यूरोपेप्टाइड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक ही सिनेप्टिक वेसिकल में भी हो सकते हैं। हम कहेंगे ये को लोकलाइज्ड हैं, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा दोनों इकट्ठे रिलीज हो जाएंगे, इनका को रिलीज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर रेफे न्यूक्लियस से सेरोटोनिन और ग्लूटामेट को रिलीज होता है, एक ही सिनेप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं। सही ये भी होता है कि एक ही नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स में सिर्फ न्यूरोपेप्टाइड हो और कुछ वेसिकल्स में सिर्फ ये हो स्मॉल मॉलिक्यूल हो। ठीक है, कैल्शियम सेंसिटिविटी में फर्क पड़ रहा हो, यानी कि जब बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल आएंगे तो न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हो जाएगा, एक जो एक्शन पोटेंशियल आएंगे तो ये वाला कैल्शियम एंटर होगा और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो के बाद इनको हम को ट्रांसमिशन कहेंगे। और नंबर 3 ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एक्सॉन के किसी एक्सॉन नॉब में सिर्फ न्यूरोपेप्टाइड हो, किसी में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल हो, किसी में सिर्फ न्यूरोपेप्टाइड हो, किसी में सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशल सेग्रीगेशन आ गई है, यानी किसी जगह पे एक चीज रिलीज होगी, किसी जगह पे दूसरी चीज रिलीज होगी। फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरल एक्साइटेशन। एक जो न्यूरॉन होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -65 मिलीवोल्ट होता है। अगर ये -65 मिलीवोल्ट से ज्यादा नेगेटिव हो गया तो ये न्यूरॉन इनहिबिटेड होगा, इसमें एक्साइटेशन करना मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये -65 हो गया तो ये एक्साइटेड होगा, इसको मजीद मतलब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना ज्यादा आसान काम होगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस की बात की जाए, सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है क्योंकि सोडियम पंप उसको बाहर पंप करता रहता है। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है क्योंकि पोटेशियम पंप सेल को पोटेशियम को अंदर भेजता रहता है। क्लोराइड सेल के बाहर ज्यादा होता है क्योंकि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोराइड को शर्म आती है कि वो खुद भी नेगेटिव और अंदर नेगेटिव वाले में आ जाए। तो ये तीनों चीजें देख ली हमने। उसके बाद देखते हैं नर्व्स पोटेंशियल। नर्व्स पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि ये देखो जी, ये एक सेल है, ये समझ लो न्यूट्रल सेल है, ये बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, अंदर सोडियम थोड़ा है। जब हम इस सेल की मेम्ब्रेन को परमिएबल कर देंगे सिर्फ सोडियम के लिए, तो जाहिर बात है सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, अंदर आएगा, अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी कि सोडियम मजीद अंदर नहीं आएगा। सही, तो बात सिंपल सी ये है कि अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन को सोडियम के लिए परमिएबल कर दें तो जो चार्ज ये खुद ब खुद डेवलप करेगा उसको कहते हैं नर्व्स पोटेंशियल। के बाद अगर नर्व्स पोटेंशियल जितना चार्ज डेवलप हुआ है तो फिर तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन अगर अंदर की पॉजिटिविटी इतनी नहीं है, थोड़ी है या नेगेटिविटी है, तो सोडियम अंदर आने के लिए बेताब होगा। सो ये बात वैसे उसी तरह हमारे पास पोटेशियम का नर्व्स पोटेंशियल भी होता है, क्लोराइड का नर्व्स पोटेंशियल भी होता है। तो सोडियम का नर्व्स पोटेंशियल है +61 मिलीवोल्ट और हकीकत में क्या पोटेंशियल होता है सेल के अंदर -65। इसका मतलब है सोडियम बहुत पागल अंदर आने के लिए। अगर अंदर +61 होगा ना फिर ये अंदर आना छोड़ेगा, अंदर -65 है पागल अंदर आने के लिए। ओके,
पोटेशियम का नर्व पोटेंशियल होता है हमारे पास -86 मिलीवोल्ट। जब -86 हो जाएगा तो ये शर्म खाएगा कि यार अंदर नेगेटिविटी होगी, ये बाहर नहीं जाएगा, लेकिन असल सेल के अंदर -65 होता है, तो ये ना काफी नेगेटिविटी है। इसका मतलब है कि सोडियम पोटेशियम जो है वो हमेशा बाहर जाना चाह रहा होता है -65 पे। क्लोराइड को देखा जाए, क्लोराइड का नर्व पोटेंशियल होता है -70, यानी अंदर अगर -70 होगा तो क्लोराइड मजीद अंदर नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो सेल होता है उसके अंदर होती है -65 जो कि कम नेगेटिविटी है, तो इसका मतलब है क्लोराइड थोड़ा बहुत अंदर आना चाहता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ज का डिफरेंस हमारी सेल बॉडी में एक जगह पे आया है तो वो चार्ज का डिफरेंस पूरी जगह फैल जाएगा, पूरी सेल बॉडी में एक जैसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नंबर 1, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्शन बहुत अच्छी होती है। नंबर 2, सेल बॉडी जो होती है वो काफी बड़ी है डायमीटर में, तो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर हम बता रहे हैं कि एक्साइटेशन, सिनेप्टिक एक्साइटेशन का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि एक सिनेप्स था -65 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, अगर एक्साइटेटरी इंपल्स आएगी तो वो इस -65 को कम नेगेटिव कर देगा, यानी कि एक्साइट कर देगा। कैसे करेगा? सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और ये -45 तक पहुंच जाएगा। अब ये जब -65 से -45 तक गया तो इसमें एक्साइटेशन हुई है, 20 मिलीवोल्ट का चेंज आया। इस 20 मिलीवोल्ट के चेंज को हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जो कि 20 मिलीवोल्ट है। के बाद, और ये सोडियम की एंट्री की वजह से हुआ है। ये जो इतनी बड़ी चेंज है 20 मिलीवोल्ट्स की, ये किसी एक सिनेप्स की वजह से नहीं हुई, बल्कि हम कहते हैं कि अगर इस न्यूरॉन के अंदर 20 मिलीवोल्ट की चेंज आ रही है तो वो बहुत सारी सिग्नल्स आए होंगे तब जाके कितनी चेंज आई होगी। एक सिग्नल तो सिर्फ 0.5 या 1 मिलीवोल्ट का डिफरेंस ला पाता है। सही के बाद, अच्छा, जब ये 20 मिलीवोल्ट्स का चेंज आएगा तो इस 20 मिलीवोल्ट के चेंज की वजह से सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की डेवलपमेंट के लिए ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है इसके लिए सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। इन जगहों पे सेल बॉडी वगैरह में सोडियम चैनल्स काफी थोड़े होते हैं। ये जो एक्सॉन का इनिशियल सेगमेंट है यहाँ पे सोडियम चैनल्स 7 टाइम्स ज्यादा होते हैं, तो आमतौर पे जब इतना एक्शन पोटेंशियल होता है तो इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप जब इतना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है या इतना आप कह रहे हो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होता है, तो इस जगह पे एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, बाकी जगहों पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाता। बाकी जगहों पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेशन करनी पड़ेगी। सही की बात, एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में डेवलप हो जाता है क्योंकि एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में सोडियम चैनल ज्यादा होते हैं। ये तो हमने एक्साइटेशन देख ली। उसके बाद वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग न्यूरॉनल इनहिबिशन, यानी कि अगर कोई इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे हैं तो जाहिर बात है वो क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे, क्लोराइड अंदर आएगा, पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, और ये सारी चीजें मेम्ब्रेन को मजीद नेगेटिव कर देंगी। ये जो मजीद नेगेटिव हो गया, हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर एक्साइट करना और भी मुश्किल हो गया है, इसकी पोलराइजेशन -65 से और ज्यादा -70 हो गया, तो ये हाइपर पोलराइज स्टेट में चला गया है और इसको एक्साइट करना और मुश्किल हो गया है। कितना फर्क आया है? -65 से -7, तो हम -70, तो सिर्फ 5 मिलीवोल्ट का फर्क आया है, तो हम कहेंगे इसका इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज 5 मिलीवोल्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम कहते हैं कुछ प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन भी होती है, यानी बाद वक्त ऐसा होता है कि हमारा ये तो हम पढ़ रहे हैं ना कि जो पोस्ट सिनेप्टिक है उसमें क्या चेंज आ रही है, जो प्री सिनेप्टिक है यानी ये वाला न्यूरॉन, इसकी भी इनहिबिशन होती है। हो सकता है कोई नर्वस सिस्टम ने किसी ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज किया हुआ है कि इसकी जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा हुई है, हाइपर पोलराइज हुआ हुआ है, तो जाहिर बात है अगर हाइपर पोलराइज हुआ हुआ है, इनहिबिट हुआ हुआ है, तो इसको एक्साइट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पीछे जो सिग्नल आ रहे हैं वो इतना सही से यहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे, तो ये वो बता रहे हैं खास तौर पे जो हमारे सेंसरी पाथवेज होते हैं उनके अंदर ये चीज खास तौर पे पाई जाती है, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन। टाइम कोर्स ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल डेवलप हुआ है, पोटेंशियल डेवलप होने में कितनी देर लगती है? सिर्फ तकरीबन 4-5 मिली सेकंड लगते हैं इस पोटेंशियल को डेवलप होने में, और ये पोटेंशियल खत्म होते होते यानी वापस नॉर्मल पे जाते जाते तकरीबन 15 मिली सेकंड लग जाते हैं। ये टाइम कोर्स है जो उन्होंने यहाँ पे ग्राफ में शो किया है। डेवलप बड़ी जल्दी होता है लेकिन खत्म होते होते काफी टाइम लग जाता है। स्पेशल समेशन, अगर एक न्यूरॉन है उसके पास एक से ज्यादा जगहों से एक्साइटेशन आ रही है, यानी कि यहाँ से भी एक्साइटेशन आ रही है, यहाँ से भी एक्साइटेशन आ रही है, यहाँ से भी एक्साइटेशन आ रही है, ये जो मुख्तलिफ जगहों से एक्साइटेशन आ रही है एक ही न्यूरॉन पे, ये सारी एक्साइटेशंस ऐड हो जाएंगी और मिलके एक एक्साइटेशन करेंगी या मिलके एक पोटेंशियल चेंज लेके आएंगी। तो ये जो मुख्तलिफ जगहों से आने वाली एक्साइटेशंस जो ऐड हुई हैं इनको हम कहते हैं स्पेशियल समेशन, क्योंकि मुख्तलिफ स्पेसेस से आ रही हैं। ये तो स्पेशल समेशन हो गई। और अगर एक ही जगह पे न्यूरॉन लगा हुआ है और वही न्यूरॉन बार बार सिग्नल भेजे चली जा रहा है, रैपिडली बार भेज रहा है, यानी पहला सिग्नल भेजा, अभी पहले सिग्नल का असर खत्म नहीं हुआ था, 15 मिली सेकंड कंप्लीट नहीं हुए थे कि दोबारा एक और भेज दिया, फिर एक और भेज दिया, फिर एक और भेज दिया, तो ये जब एक ही न्यूरॉन से बार सिग्नल्स आ रहे हैं, ये वाले सिग्नल्स भी ऐड ऑन होते चले जाते हैं और एक ज्यादा इफेक्ट कॉज करते हैं। ये जो समेशन है इसको हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। सही होगी बात। अच्छा, एट अ टाइम एक न्यूरॉन हो सकता है कुछ फाइबर्स उसको इनहिबिट कर रहे हो और कुछ फाइबर्स उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, यानी कि कुछ इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे हो, कुछ एक्साइटेटरी सिग्नल्स आ रहे हो, तो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी सिग्नल्स एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं। ये बात यहाँ पे बताई हुई है। जरिए बात, अगर एक्साइटेटरी ज्यादा होंगे तो ओवरऑल एक्साइट हो जाएगा, अगर इनहिबिटरी ज्यादा होंगे तो ओवरऑल इनहिबिट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई न्यूरॉन ऐसा है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्साइटेशन की जा रही है लेकिन एक्साइटेशन इतनी नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे,
यानी कि थोड़ा बहुत हम उसको एक्साइट कर रहे हैं लेकिन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं कि इसकी फैसिलिटेशन हुई हुई है, दिस इज अ फैसिलिटेटेड न्यूरॉन। अगर इसमें थोड़ा सा भी और धक्का दिया जाए तो ये अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है। यानी कि ये अगर ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ से आगे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, तो कोई न्यूरॉन यहाँ तक पहुंचा, हम कहेंगे थ्रेशोल्ड तक पहुंचा तो नहीं है लेकिन फैसिलिटेटेड न्यूरॉन है, थोड़ा सा और चार्ज आएगा तो यहाँ तक पहुंच भी जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये होते हैं फैसिलिटेटेड न्यूरॉन। फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स और एक्साइटेड न्यूरॉन। ये बात आपको पता ही है कि डेंड्राइट्स बहुत बड़े होते हैं, मतलब काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली फैले हुए होते हैं। तो एक सेल जो भी फाइबर्स रिसीव कर रहा होता है उसके तकरीबन 85% और 90% फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स पे आ रहे होते हैं। छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी पे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी सिग्नल कुछ सेल के पास आ रहे हैं वो ज्यादातर डेंड्राइट्स के थ्रू ही आ रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं ज्यादा जो डेंड्राइट्स होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर नहीं पाते। तो भाई अगर इस डेंड्राइट के पास एक एक्साइटेटेड सिग्नल आया है और ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पा रहा सोडियम चैनल्स की कमी की वजह से, तो ये किस तरह से अपनी एक्साइटेशन के बारे में आगे सेल बॉडी को या एक्सॉन को बताएगा। तो सीधी सी बात है, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं करता लेकिन एक्साइटेशन की वजह से जो इसके अंदर आयंस की चेंजेस आई हैं वो आयंस को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट जरूर होता है, यानी कि आयंस जो होते हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पाता, एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जा पाता। अब चूंकि ये आयंस जा रहे हैं तो यहाँ पे एक और टेक्निकल बात है। देखो अगर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है ना तो जितना एक्शन पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आयंस को आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे एक्साइटेशन हुई, आयंस का बहुत बड़ा डिफरेंस आया। जाते जाते पहुंचते 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 आयंस का डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक थोड़ा इफेक्ट पहुंचेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई फाइबर सेल बॉडी के करीब लग रहा है डेंड्राइट पे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर कोई बहुत दूर लग रहा है तो उसका इफेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि जो करीब लगा है वहां से तो आयंस मनोवन पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दूर लगा है वहां से आयंस पहुंचते 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 उन आयंस का इफेक्ट कम हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फिर समेशन ऑफ एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन इन डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स में किसी जगह पे एक्साइटेटरी लगा हुआ है, किसी जगह पे इनहिबिटरी लगा हुआ है, तो वो डेंड्राइट में उनके दोनों का मिल मिला के एंड में अब यहाँ पे वो कह रहे हैं एक्सेलेटरी बड़ा दूर लगा हुआ है, यानी कि जो भी दूर होगा सेल बॉडी से दूर होगा उसका असर थोड़ा होता है, और इनहिबिटरी बिल्कुल करीब लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑल्दो एक्सेलेटरी ज्यादा है, इनहिबिटरी थोड़े हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सेल है इसको ओवरऑल इनहिबिशन का सामना करना पड़े, क्योंकि इनहिबिटरी जो सेल बॉडी के करीब है और यहाँ के जो आयन चेंजेस होंगे वो बड़ी जल्दी पहुंच सकेंगे यहाँ तक। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अच्छा अगर ये जो एक्सॉन का इनिशियल सेगमेंट है, खास मतलब पर्टिकुलर वो जगह जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना होता है, ये टोटल वोल्टेज चेंजेस की वजह से जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना होता है, अगर यहीं पे इनहिबिटरी सिग्नल हो तो ये जाहिर बात है बहुत तगड़ी किस्म की इनहिबिशन करेंगे। उसके बाद कहते हैं जी एक्साइटेशन स्टेट ऑफ न्यूरॉन। अच्छा ये यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हर न्यूरॉन फर्क तरह का होता है, किसी न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड कोई और है, किसी न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड कोई और है। कोई न्यूरॉन होता है उसमें थोड़ी बहुत वोल्टेज चेंजेस आती है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर लेता है, कोई न्यूरॉन है उसमें ज्यादा है, कुछ न्यूरॉन होता है तो जो बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा। अच्छा जब किसी न्यूरॉन में थ्रेशोल्ड से ज्यादा वोल्टेज हो गई तो वो धड़ाधड़ एक्शन पोटेंशियल बनाई जाएगा। तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये अच्छा कितने एक्शन पोटेंशियल को फायर करेगा, ये भी हर न्यूरॉन के फर्क है। ये ब्लू वाला देखो, अगर आपने इतना मतलब बना दिया है, वोल्टेज बना दी है, तो ये ब्लू वाला बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हर सेकंड में 600 एक्शन पोटेंशियल 600 इंपल्सेस रिलीज करता है। जबकि ये ग्रीन वाला जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 2, इसको इतने पोटेंशियल दोगे तो ये हर सेकंड में सिर्फ 200 फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा। यानी कि किस न्यूरॉन ने कितनी वोल्टेज पर जाके इंपल्सेस रिलीज कर रही है, ये हर न्यूरॉन की मर्जी है। ठीक है, और कितनी वोल्टेज पे कितनी इंपल्सेस रिलीज कर रही है, किस फ्रीक्वेंसी से इंपल्सेस रिलीज कर रही है, ये भी हर न्यूरॉन की अपनी मर्जी है। ओके के बाद फिर आगे आते हैं हमारे पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। पहली बात तो ये है कि सिनेप्टिक फटीग हो जाती है। अगर आप एक सिनेप्स में एक सिग्नल भेजोगे तो वो अपने थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो अपने एक दो वेसिकल्स को रिलीज कर देगा और सिग्नल आगे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप दोबारा भेजते हो, एक दो और वेसिकल्स रिलीज होगी, फिर आप फौरन दोबारा भेजते हो, एक दो और वेसिकल्स रिलीज होगी, आप भेजी जा रहे हो और जब कोई 1000 10,000 सिग्नल्स हो जाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेसिकल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी और ये कहेगा भाई बस अब तो मजीद सिग्नल से भेजोगे उनका मैं आगे अगले वाले न्यूरॉन को एक्साइट नहीं कर सकता। हम इस चीज को कहते हैं कि ये जो सिनेप्स है थक गया है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक फटीग। शुक्र है ये चीज एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से जिन लोगों को एपिलेप्टिक सीरीज होती है यानी एपिलेप्सी होती है वो सिग्नल आई जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ होता है बंदे को, लेकिन तकरीबन जब 10,000 सिग्नल्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे न्यूरॉन भेजना छोड़ देते हैं और इस बंदे का दौरा खत्म हो जाता है। हम कहते हैं जो सिनेप्टिक फटीग है ये शुक्र है अच्छी चीज़ है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वरना अगर एक दफ़ा इंपल्स आना शुरू होती तो भाई आती रहती पूरी जिंदगी, बंदा बेचारा ऐसे दौरों में ही रहता, आगे सिग्नल भेजी जाते। सही होगी बात। तो सिग्नल शुक्र है जाना बंद हो जाते हैं, नंबर 1 क्योंकि ये वेसिकल्स खत्म होना शुरू हो जाती हैं, नंबर 2 हो सकता है वेसिकल्स तो रिलीज कर रही हैं लेकिन आगे जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स ऐसे ऐसे ढीट होना शुरू हो गए हैं,
और नंबर 3 ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके हर दफ़ा एक्शन पोटेंशियल आता है, थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है, फिर उसको रीपोलराइज करने के लिए थोड़ा बहुत पोटेशियम बाहर जाता है, फिर एक्शन पोटेंशियल आया, सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, फिर एक्शन हो सकता है इतना ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम आगे पीछे हो जाए कि थोड़ा आपके आयंस की कंसंट्रेशन ही खराब हो जाए। तो सिनेप्टिक फटीग की 3 वजूहत हो सकती हैं। मेन वजह तो यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाएगी। दूसरी वजह आपके पास ये भी हो जाती है कि ये जो रिसेप्टर हैं ये हीट हो गए हैं, या आपके पास जो आयंस हैं उनकी बैलेंस सही नहीं रहा। फिर देखते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस का क्या इफेक्ट होता है। जब एल्कलोसिस होता है यानी पीएच ज़्यादा होती है, उस वक्त न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए अगर कोई पेशेंट है हमारे पास एपिलेप्टिक सीजर्स का, उसमें अगर थोड़ी सी पीएच बढ़ गई तो फौरन एपिलेप्टिक सीजर होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं उसके अंदर पीएच ना बढ़े। जैसे अगर हाइपर वेंटिलेशन है, वो बहुत तेजी से सांस ले रहा है, जब वो तेजी से सांस लेगा तो क्या होगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिड। अगर एसिड बाहर निकल गया तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, पीएच ज़्यादा। तो भाई अगर हाइपर वेंटिलेशन करना शुरू कर दी एपिलेप्टिक बंदे ने, तो इसको सीरियस होना शुरू हो जाएंगे पीएच ज़्यादा होने की वजह से। और उसको अपोजिट एसिडोसिस में एक्साइट करना मुश्किल होता है, एक्साइटेशन कम हुई होती है। ठीक, फिर देखते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी में एक्साइटेशन मुश्किल हो जाती है। ओके ओके बाद फिर देखते हैं ड्रग्स का इफेक्ट। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक्साइटेशन को ज़्यादा कर देते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक्साइटेशन को कम कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं मुख्तलिफ ड्रग्स की जो कि एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कैफीन हो गया, थियोफाइल। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई नींद नहीं आती इनकी वजह से, इनको कॉफ़ी पी लो भाई रात जागी जाती है। ठीक, उसके बाद उसके अलावा एक और एग्जांपल बता रहे हैं, वो आपके पास स्ट्राइकनीन। ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो आपके पास न्यूरॉन के ऊपर, हर न्यूरॉन के ऊपर कुछ ना कुछ इनहिबिटरी इफेक्ट आ रहे होते हैं। इनहिबिटरी इफेक्ट को कम कर देता है, तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो तगड़ा काम किया भाई, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाया हुआ है। इसी तरह कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेबिलिटी को कम भी करते हैं। अच्छा, अब ये एनेस्थेटिक्स वगैरह हो गए, ये एक्साइटेबिलिटी को इतना कम कर देते हैं कि बंदे को आप सर्जरी कर रहे हो लेकिन उसको पेन नहीं फील हो रही। सही हो की बात। फिर सिनेप्टिक डिले, जाहिर सी बात है एक सिनेप्स में जब आपके पास कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा तो पहले आपके ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको रिलीज होने में टाइम लगेगा, फिर रिलीज होकर यहाँ तक डिफ्यूज होने में टाइम लगेगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर पर लगने में टाइम लगेगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर में लग के उसको एक्शन करने में टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लगता है एक्शन पोटेंशियल के आने में और यहाँ पे डेवलप होने में। इसको इस चीज़ का टाइम लगता है तो हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। इन सारी एक्टिविटीज़ को मिला मिलू कर ये कितना टाइम होता है, सिर्फ 0.5 मिली सेकेंड होता है। और ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक डिले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।